हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। आज हम जो 2021 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे एंड द फोकस इज़ नॉट ऑन गेटिंग टू द आंसर, क्योंकि वो आंसर की आ जाती है फिर उसके बाद हम कुछ भी तिड़म बना कर बैठा ही सकते हैं कि इससे ये एलिमिनेट और उससे वो एलिमिनेट। इसके अंदर हम फोकस इस पे करेंगे कि हम ऑप्शंस के ऊपर भी थोड़ा बहुत लर्न कर लें अबाउट द ऑप्शंस, बिकॉज वो फिर रिपीट होके इन सम और द अदर फॉर्म आता ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन राइट अवे। सबसे पहला, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टेन प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव central government the right to issue directions to RBI in public interest. Governor of the RBI draws his power from the RBI Act, and इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। ओके, सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ द RBI draws his power from the RBI Act, हाँ ये बात सही है। तो जिसमें थर्ड नहीं है वो एलिमिनेट। सर्टेन प्रोविजंस, अब जहाँ पे भी ये बात आ जाती है वो गड़बड़ होता ही है। तो सर्टेन प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव दिस हाँ प्रोविजन, ये जो बाकी की स्टेटमेंट है ना ये तो सही है। ये प्रोविजंस हैं किस में है? दिस इज़ इन सेक्शन 7 ऑफ RBI एक्ट, उसमें ये सर्टेन प्रोविजंस हैं। यही लाइन एज इट इज़ लिखी हुई है, लेकिन RBI एक्ट कौन सा ऑफ 1934, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। जिसमें सेकंड है उसे काट दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 and 3, एंड दैट इज़ द आंसर जो UPSC ने भी दिया है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो RBI की पावर आती है 1934 के एक्ट से। इसके एक गवर्नर होते हैं। गवर्नर जो है वो इट्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी कमेटी आती है इसमें? अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट कमेटी, ACC। एंड अगर इसलिए क्वेश्चन आता है कि क्या RBI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। क्या RBI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ, RBI इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि एक्ट कौन सा स्टैट्यूट? RBI एक्ट 1934। एंड अब जब हम RBI की बात कर ही रहे हैं तो RBI एक्ट में तो जो RBI एक्ट है इसी का जो शेड्यूल 2 है उसमें जो बैंक्स मेंशन्ड हैं दे आर द शेड्यूल्ड बैंक्स। अब जब भी हम शेड्यूल्ड बैंक्स की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कैच ये है कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। सो ऐसा नहीं है कि शेड्यूल्ड बैंक्स की जो लिस्ट है शेड्यूल 2 जो है इसके अंदर कोई कोऑपरेटिव बैंक मेंशन नहीं है, इसमें मेंशन्ड है। तो ऐसा ट्रैप हो सकता है कभी आगे जाके कि हमें ऐसा लगे कि कोऑपरेटिव बैंक्स इसमें मेंशन नहीं होंगे। ठीक है, सो ये हमने कर लिया कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड पे आते हैं। विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, एक तो इसमें करेक्ट बताना है। तो बोल रहे हैं कि सारे कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कवरेज। फिर ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग एज एन ओवर टाइम पेमेंट। गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट an establishment or industry shall pay wages only through its bank accounts. Okay. सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात तो ये है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है ये वाली स्टेटमेंट में ऑल कैजुअल वर्कर्स ये गलत है, क्योंकि कैजुअल वर्कर्स इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। अब कोई किसी दुकान पर काम कर रहा है वो कोई कैजुअल वर्कर है क्या वो भी इंटाइटल हो जाएगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में? नहीं। सो पहला स्टेटमेंट गलत। जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत करते हैं आंसर हमारा आ गया कि 2 and 3 ही है। लेकिन हमें थोड़ा इसके बारे में जानना चाहिए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पहली बात तो किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है ये? एक सोशल सिक्योरिटी के सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है जो कि किस एक्ट से आती है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952। अब इसके अंदर ये है कि एक तो इसके अंदर 2 प्रोविजंस आते हैं, एक है मैंडेटरी और एक है वॉलंटरी।
मैंडेटरी किन लोगों के लिए कि जिनकी इनकम ही 15,000 से कम है महीने की, उनके लिए मैंडेटरी है। एंट्री एज क्या है इसकी 18 to 54 ईयर्स है और ये इंडियन होना चाहिए जो वर्कर है। वॉलंटरी है फॉर जिनकी ज़्यादा सैलरीज़ है। अब इसके अंदर दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों से मतलब कि एम्प्लॉय भी करता है और एम्प्लॉयर भी करता है। तो जो एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करता है 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, वो डियरेंस अलाउंस, तो जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है वो तो सारा ही ईपीएफ में चला जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो ईपीएफ, एम्प्लॉय पेंशन, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों में जाता है। बेसिकली क्रक्स इसका ये है कि इसके अंदर वही कैजुअल वर्कर्स जो 15,000 से कम हैं वो उनके लिए मैंडेटरी है ये कि एज है 18 से 54 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है और आंसर इसका बी है, जो कि मतलब आंसर पे पहुंचना तो हमारा फोकस है ही नहीं, बिकॉज़ वो सब आंसर की से देख के बैठा ही लेते हैं एंड उस पर काफ़ी बात हो ही जाती है। ऑप्शंस के बारे में थोड़ा जानना, उस पर ज़्यादा फोकस है। थर्ड क्वेश्चन ये है जो बोलता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। अब इसका अगर पढ़ा जाए तो इसमें बेसिक एकदम फंडामेंटल की बात है। कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो ये तो सिंपल है कि एम्प्लॉयमेंट आपको बढ़ाना है, वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ को ट्रिगर करना है, तो आप पब्लिक प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे ताकि जो इकोनॉमी नीचे जा रही है वो उठे। तो ये तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ठीक है। चौथा, अब इसमें भी हमें करेक्ट बताना है। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ़, पहला प्राइस ऑफ इट सब्सिट्यूट इंक्रीजेज, अगर जिससे रिप्लेस हो सकता है वो चीज़ महंगी हो रही है तो ये वाली जो चीज़ जो मुझे लेनी है, छोड़ो ऐसे, अगर कॉफ़ी महंगी हो रही है तो मैं टी पीने लगूंगी, तो अगर उसके प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, टी का सब्सिट्यूट कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी महंगी हो रही है तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। जिसमें 1 ईयर से काट दो। फिर प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, यानी कि चाय के साथ मैं बिस्किट खाती हूँ, अगर बिस्किट का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो क्या मैं चाय और पीना पसंद करूँगी? नहीं। तो जिसमें सेकंड है उसको काट दो। फिर है द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। ओके, तो अब मैं ज़्यादा मेरी इनकम हो गई है, मैं सस्ते वाले चावल क्यों खाऊंगी? तो इसका जो डिमांड है इन्फीरियर गुड का वो तो फिर कम हो जाना चाहिए, तो जिसमें थर्ड है उसको काट दो। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 and 4। इट्स प्राइस फॉल्स। तो ये तो सिंपल ही बात है कि जब डिमांड बढ़ जाएगी, जब सस्ती हो जाएगी चीज़ तो कोई उसका डिमांड बढ़ ही जाएगा। ये तो एकदम नॉर्मल बेसिक केस है, इसके तो ऑप्शन में कोई ऐसी चर्चा की बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, हाँ, इन पर अब काफ़ी बातचीत है, तो इसमें हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा, दे वर बॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। ओके, सबसे पहले तो दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये बात गलत है, क्योंकि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जाना जाए तो पहली बात तो ये इंस्पायर ही कहाँ से हुआ था, क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की बहुत सक्सेस हो रही थी, तो फिर वहाँ से हमने कहा कि हम भी ले लेते हैं। तो एक्ट ऑफ 1919 में कोऑपरेशन और इन सब चीज़ों की बात हुई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर लाया जाए इस सब्जेक्ट्स को। सो एक्ट ऑफ 1919 में कोऑपरेशन वाज ब्रॉट अंडर द सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। फिर अब इसके बाद ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके ऊपर बात थी कि डुअल कंट्रोल होता था, कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो तो स्टेट गवर्नमेंट देखती थी, लेकिन जो बैंकिंग और ये सब वाली बातें हैं वो आरबीआई देखता था। लेकिन इससे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, बहुत मतलब कंट्रोल वाज नॉट गुड, क्योंकि वही दो लोगों में कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इनको इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया था, 2020 में ये अमेंडमेंट लाया गया, जिसके अंदर
आरबीआई का हायर क्लेम कर दिया गया कि आरबीआई की ज़्यादा चलेगी, तो इसीलिए ये सवाल पूछा भी गया है कि 21 का पेपर है ना ये, तो 20 में अमेंडमेंट आया था कि अब आरबीआई की ज़्यादा चलेगी, आरबीआई विल हैव हायर क्लेम दैन जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह है, मोर पावर्स गिवन टू द आरबीआई। तो दैट इज़ वाई ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है वो आप जैसे ही गलत करोगे तो आप सेकंड पे पहुंच जाओगे। सो दे कैन, अब वैसे भी अगर देखा जाए, अब इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं? एक तो इक्विटी शेयर्स तो नॉर्मल वाले शेयर्स होते हैं कि आप यू आर गिविंग सम मनी, बदले में आपको कुछ ओनरशिप मिल रही है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि जब भी डाइल्यूशन होगा ना, मतलब समझ लो अब कोई कंपनी अगर डिज़ोल्व हो रही होती है तो उस रेफरेंस में समझो कि जब पैसा बंटने की बारी आएगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय प्रेफरेंस शेयर, मतलब यू आर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, दैट इज़ अबाउट इट कि यू विल बी अ स्पेशल शेयर होल्डर पर्सन। तो ये तो इक्विटी वाले शेयर्स तो नॉर्मल शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में नॉर्मल ओनर से ज़्यादा आपकी चलेगी, मतलब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर ये जो दे वर ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। ये भी सही है क्योंकि कोऑपरेट्स बड़े होने लगे थे तो बेटर कंट्रोल के लिए उनको इस एक्ट के अंदर ले आया गया था। सो दैट इज़ अबाउट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर हम आते हैं इस पर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। अब बॉन्ड यील्ड्स, जब भी बॉन्ड की बात आती है, पहले चलो हम ये सॉल्व कर लेते हैं, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व। हाँ, क्योंकि जब हम कैपिटल फ्लाइट की बात करते हैं कि कैपिटल फ्लाइट अगर वहाँ पर ज़्यादा रेट मिल रहा होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो सब अपने शेयर्स यहाँ से बेच के पैसा लेके वहाँ जाने लगते हैं, जिसको हम कैपिटल फ्लाइट कह देते हैं। तो हाँ, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। एक्शंस ऑफ आरबीआई, हाँ बिल्कुल। तीसरा, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। हाँ, इन्फ्लेशन से भी इम्पैक्ट होता है। अब जैसे ही हम शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट देखते हैं, यहाँ हमें थोड़ा शक पैदा हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है गलत लिख रखा हो ये सब, बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बॉन्ड यील्ड्स की बात कर रहे हैं तो वो अलग अलग पीरियड के लिए दिए जाते हैं। तो इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ये भी इम्पैक्ट करेगा हमारी बॉन्ड यील्ड्स को, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, जो कि दे भी रखा है। अब जब हम बॉन्ड यील्ड्स की बात करते हैं तो एक तो क्या है कि जो बॉन्ड प्राइस है दैट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, एंड जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड, मतलब अगर ज़्यादा ये बॉन्ड और प्राइस ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जो लॉन्ग टर्म होता है ना, उसकी जो यील्ड होती है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है, और जो शॉर्ट टर्म की होती है उसकी यील्ड कम होती है। सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप पैसा कर्जा दे रहे हो गवर्नमेंट को ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग टर्म चीज़ है, वो आपको ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट देगा क्योंकि वो उस पैसे को ज़्यादा समय के लिए घुमाएगा भी तो, लेकिन वही अगर आप उसको कम समय के लिए दे रहे हो तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों देगा? आप यू आर नॉट, मतलब इस तरह से रिलेट करने की कोशिश करो, वो आप उस पर प्रेशर डाल रहे हो ना कि मेरे को कम समय में तू मेरा पैसा लौटा, तो वो आपको ज़्यादा यील्ड क्यों देगा? अब ये जो बॉन्ड यील्ड्स, इंडिया, एक जो न्यूज़ में टर्म बहुत ज़्यादा रहता है, इंडिया 10 ईयर बेंचमार्क, तो उसके अंदर ये होता है कि हम लोग अलग अलग प्रकार के जो हमारी गवर्नमेंट है बॉन्ड देती है, इशू करती है 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 30 साल के लिए। और जो 10 ईयर वाला है उसके अंदर होता है कि जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट पेज टू द बोरोवर फॉर 10 ईयर्स, जो कि अभी करंटली 6.89% पे चल रहा है अप्रैल में, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है मार्केट अभी वॉर वगैरह की वजह से। तो जब भी जो रेट का मतलब ये होता है कि एक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट तो वो गवर्नमेंट देती रहेगी, लेकिन जब मैच्योर हो जाएगा तब प्रिंसिपल लौटा देगी। तो एक फिक्स्ड इनकम आपको आ रही है, और प्लस जब मैच्योरिटी पे आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। एंड प्राइस के साथ क्या लेना देना है कि वेन एवर बॉन्ड प्राइस फॉल्स, जब भी प्राइस कम होता है बॉन्ड का, तब उसकी यील्ड बढ़ जाती है। सो जैसे ही यील्ड बढ़ती है तो जो न्यू बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं दे बिकम मोर अट्रैक्टिव। तो जब भी प्राइस कम, बॉन्ड की यील्ड ज़्यादा, बॉन्ड की, और अगर अमाउंट जितने अगर बॉन्ड ज़्यादा इशू हो रहे हैं तो प्राइस, मतलब ये इनमें इन्वर्स रिलेशन रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी।
फिर हम सेवन्थ पे आते हैं. सेवन्थ इज़ विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन FDI. ओके, अब इसके जो ऑप्शंस है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टन कंडीशन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स. अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अगर बहुत सीधे तरीके से देखा जाए तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, कोई ऐसा बंदा जो यहाँ रहता नहीं है उसके कहीं और एक्सटर्नल डिपॉजिट्स हैं, तो वो हमारे यहाँ FDI में क्यों इंक्लूड होगा. FDI तो होता है ना कि बाहर के लोग हमारे देश में डिपॉजिट करते हैं, तो 4 वाला तो वैसे ही ख़त्म. फिर है, अब देखो थर्ड दोनों में कॉमन है, यानी फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक भी सही हो गया तो वी हैव रीच द आंसर, और वी हैव रीच्ड की सिर्फ थर्ड है, यानी तो थर्ड तो है ही सही. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स तो है ही सही. फर्स्ट और सेकंड पे आते हैं. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टन कंडीशंस. इनमें से किस किस चीज़ों को FDI में इंक्लूड किया जाता है. तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो बॉन्ड्स जो वैसे इक्विटी के होते हैं, वो बॉन्ड्स जिनको लेटर आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और ओरिजिनली वो आपको थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे. जब वो आपको इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, जब आपको लगे कि ये इट है, मतलब ये बूम हो रहा है और मैं शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वो आपको डबल बेनिफिट तो नहीं देगा ना, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा दे देगा और तुम कन्वर्ट भी कर लेना बाद में जाके. दो बातें तो सही नहीं हो सकती. तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जो आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो आपको ऑप्शन देते हैं कि बाद में आप बदल सकते हो उसको इक्विटी के अंदर. तो हाँ, ये पहली फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दे कम इन FDI. तो फर्स्ट बिकम्स द आंसर. अब मेन बात है कि हम इस पे बात करते हैं कि अभी पहला हमने ये कर लिया कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में. फिर सेकंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की बात करते हैं. तो ग्लोबल डिपॉजिटरी GDRs, जिनको कहते हैं GDRs, ADRs, तो ये इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपनी को अगर कैपिटल रेज करनी है फॉरेन करेंसी में, तब ये यूज़ किया जाता है कि कंपनी इशू कर देती है अपने शेयर्स को, जो कि बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकते हैं. मतलब नॉन US स्टॉक एक्सचेंजेस पे अगर आपको किसी कंपनी को कैपिटल रेज करना है, तो वो GDRs इशू कर देता है कि ये वहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे और बाकी लोग इसको इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. जैसे ADRs होते हैं जो सिर्फ डॉलर, मतलब सिर्फ US एक्सचेंजेस पे ही चलते हैं, और ग्लोबल GDRs होते हैं जो नॉन US एक्सचेंजेस पे भी चलते हैं. अब इसके अंदर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स देखती कौन है? RBI देखती है. RBI FEMA एक्ट के थ्रू भी देखती है. अब FDI की जब बात आती है तो एक वर्ड हम बहुत सुनते हैं, ऑटोमेटिक रूट. इसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, या गवर्नमेंट रूट अप्रूवल की ज़रूरत है. तो देयर आर सर्टन लिमिट्स जिसके बेसिस पे जो FDI है वो तय करा जाता है कि आप उस पर अप्रूवल का कुछ लिमिट है या नहीं है. अभी एक रीसेंट वो जो आया था कि जो लैंड बॉर्डर कंट्रीज़ हैं हमारी, जो हमारी लैंड बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, अभी मार्च 26 की बात है, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जैसे बांग्लादेश, नेपाल, लैंड बॉर्डर कंट्रीज़ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और ये सब जो हमारे देश हैं जिनसे हमारा लैंड बॉर्डर लगता है, तो इनका पहले यहाँ पर ये अप टू 10% इंडिया में FDI में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द ऑटोमेटिक रूट. मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट इन सर्टन सेक्टर्स. तो बस जस्ट फॉर रेफरेंस इतना पता होना चाहिए. फिर द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज़ दैट इट नेसेसरीली, अब करेक्ट की बात है, इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट. हाँ, ये बात तो सही है कि अगर डॉलर मजबूत हो गया है और रुपी कमज़ोर हो गया है, तो वो लोग अपने $1 में मेरा और सामान ख़रीद पाएंगे अपने देश में, यानी कि मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा उनके मार्केट में. डिवैल्यूएशन मतलब रुपी को हमने कमज़ोर कर दिया ऑन पर्पस. डेप्रिशिएट होता है जब अपने बाय मार्केट फोर्सेस होता है. डिवैल्यूएशन मैंने खुद कमज़ोर कर दिया, अब मेरा सामान वहाँ बाहर जाएगा. तो जो करेंसी मजबूत है वो अपने एक यूनिट ऑफ करेंसी में मेरा सामान ज़्यादा ख़रीद पाएगी, क्योंकि नाउ माय करेंसी इज़ वीक
अगर पहले $1 70 का था, अब 90 रुपये का है, तो मेरा जो तो इससे हम समझ गए कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि दे विल बी एबल टू बाय मोर ऑफ आर थिंग्स। तो हमारे इट इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन मार्केट। सेकंड, इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नहीं, ये तो बहुत ही बेतुकी बात हो गई, कैसे वो इंक्रीज़ कर देगी फॉरेन वैल्यू। थर्ड, इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। अब ये वाली जो सेकंड तो बहुत बेतुकी बात है। थर्ड, इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। ये हम नेसेसरीली नहीं कह सकते, हमें क्या पता इम्पोर्ट और भी ज़्यादा हो रहा हो, वी डोंट नो। सो इट नेसेसरीली विल इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, इट कांट बी सेट। तो थर्ड तो ख़त्म, सेकंड भी ख़त्म, तो फर्स्ट इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी in India has been the main cause of worry to the government of India. पहला, diversion of resources to purchase of real estate and investment in unproductive activities, large donations, loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion. डी है इसका आंसर, क्योंकि ये तो कॉमन उससे भी पता चल ही सकता है कि हाँ डी ही है, अब बाकी सब नहीं बैठ रहे हैं इसमें। फिर डी, 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स। पहला, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। नहीं। सेकंड, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। ये तो नॉर्मली करा ही जाता है जब बॉन्ड्स को, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है, तो इसलिए तो गवर्नमेंट पैसा लेती है। थर्ड, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। चौथा, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। डी। तो जो FRBM एक्ट भी आया था उसके अंदर ये कहा गया था, FRBM एक्ट, तो ये लाया ही किस लिए गया था? इसलिए लाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, फिस्कल डिसिप्लिन लाया जाए, जिसमें बोला भी गया है, जिसमें ये कहा था कि इस तरह से नई करेंसी छाप दो टू फाइनेंस डेफिसिट इज़ नॉट अलाउड। एंड सेकेंडली, इट प्रोहिबिट्स RBI फ्रॉम डायरेक्टली परचेजिंग बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट टू फाइनेंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। पर इसमें एक एस्केप क्लॉज भी है, मतलब कि ऐसा नहीं कि जब मन हो तब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए RBI जो है वो बॉन्ड्स खरीदने लग जाए, नए नए बॉन्ड्स इशू करे, बिकॉज इसके अंदर एक एस्केप क्लॉज भी दे रखा है, जो कि कोविड के टाइम पर काम में भी आया था। तो एमरजेंसी सिचुएशंस इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे देखो मोस्ट इन्फ्लेशनरी की तो यही होगा जब आप मनी ही बढ़ा दोगे, वो भी आर्टिफिशियली। आप मनी मल्टीप्लाई होकर नहीं बढ़ रहा है, आप नए नोट छाप रहे हो। फिर द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रिजर्व्स। नहीं, वो तो कम होता है, टाइट में करते हैं वो तो, जब उससे तो कम पैसा खींच लेता है RBI, बैंक्स के बाद कम बचता है। इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी SLR, जब बढ़ा देते हैं पैसा खींच लेता है RBI। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। डी का तो कोई तुक ही नहीं बैठता, हाई पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों की आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी। D, increase in the banking habit. C, increase in the banking habit of the people. 12th, with reference to Indian economy, demand pull inflation, यानी कि डिमांड ज़्यादा है तो इन प्राइस को खींच रहा है, वो पुल कर रहा है, कैन बी कॉज्ड और increased by which one of the following? Tell the correct statement. पहला, मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा है कि प्राइस खिंच रहा है ऊपर की तरफ। पहला, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। हाँ, आपके हाथ में ज़्यादा पैसे, आपको ज़्यादा मन करेगा खर्च करने का, ठीक है, जिसमें वन नहीं हटा दो। फिस्कल स्टिमुलस, यानी कि गवर्नमेंट आपको और इनकरेज कर रही है, फिस्कल मतलब इकॉनमी पम्प किया जा रहा है, वही सब, मतलब एक्सपेंशनरी फिस्कल स्टिमुलस। हाँ, तो सेकेंड तो अब तीनों में ही है, तो इसका तो कुछ बैठता नहीं। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेजिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ओके, अब राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स से डिमांड तो नहीं बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रही है, वो चाह रही है कि वो पैसा राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स अगर हैं तो डिमांड तो ज़्यादा पैसा नहीं होगा लोगों के पास हाथ में कि वो और चीज़ें खरीदें, वो उस इंटरेस्ट का फ़ायदा लेना चाहेंगे। तो राइजिंग इंटरेस्ट जिसमें 5 है उसको तो पहले ही हटा दो। अगर हम पहले भी 5th को हटा देते तो हम A पे आ ही जाते,
बट अगर हम ऑर्डर में देखें तो पहला हो गया ए। अब इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस नहीं बनेगी बात, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी वेज को भी आप इंक्रीज़ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नेट रिज़ल्ट ज़्यादा नहीं आ रहा है, मतलब यू आर जस्ट ब्रेकिंग इवन। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें भी करेक्ट बताना है। रिटेल इन्वेस्टर्स टू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द RBI. The Central Depository Services Limited is jointly promoted by RBI and the Bombay Stock Exchange. तो पहला तो रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट्स कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट, ओके। और ये जो तीसरा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जॉइंटली प्रमोटेड बाय RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर आप तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो तो पहले ही यहाँ पे शक हो जाता है कि जहाँ पर भी हम पहली बात तो ये जहाँ पे भी दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन होती है, मोस्ट लाइकली ये गलती होती हैं। और जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो वहाँ पे सेबी ज़्यादा प्रोबेबल है होना एज़ कम्पेयर टू RBI। तो तीसरे पे तो पहले ही हो गई है गड़बड़। सेकेंडली, तो अगर आप थर्ड को एलिमिनेट करोगे, अच्छा आप इतने पे पहुँच चुके हो, अब फर्स्ट तो ट्रू है, अब सेकेंड है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग is a government securities trading platform of the RBI. अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये दिस इज़ करेक्ट एंड इसमें फर्स्ट एंड सेकंड इज़ ट्रू। ये मतलब पता है तो पता है वाली बात है कि ये गवर्नमेंट का सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब इसके ऑप्शंस के बारे में अगर बात करें तो पहली बात तो ये जो ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, ये एक डिजिटल वॉल्ट है, डिजिटल वॉल्ट, जो कि सेबी रेगुलेट करती है, जिसके अंदर आप यू होल्ड एंड सेटल ट्रांसफ़र या सेटल करते हो आप ये सब चीज़ें ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड जो भी है ना। मतलब बेसिकली डीमैट का क्या मतलब होता है? डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज कर देते हो। किससे डीमटेरियलाइज करते हो? कि आप जो फिज़िकल एसेट्स को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हो। तो इसीलिए ये तो इसका ये वाली बात हो गई थर्ड स्टेटमेंट के बारे में। सेकेंडली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बोला जाता है रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि ये तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सेकेंडली, ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स, एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का यहाँ पे जिक्र है, प्लस ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, SDLs और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब कुछ वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, एक तो फिक्स्ड रेट देती है, एक फ्लोटिंग रेट देती है। फिक्स्ड रेट की मतलब हाँ फिक्स्ड पे आपने इशू हो गया फिर अब उतना आपको रिटर्न मिलता रहेगा। एक होता है फ्लोटिंग, जो कि पीरियडिकली इट चेंजेस। अब जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म। ट्रेजरी बिल्स 0 कूपन होते हैं, उन पर कोई आपको वो नहीं मिलता। 91 डेज़, 182 डेज़, 364 डेज़। तो ट्रेजरी बिल्स ये तो होते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। एंड ये एंड सिमिलरली कैश मैनेजमेंट बिल्स जो होते हैं कि अगर टेम्प्रेरी कुछ कैश फ्लो में मिसमैच है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसके लिए इशू किए जाते हैं और ये 91 डेज़ से भी कम के होते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट इशू भी नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू ये छोटे वाले टर्म के जो हैं। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ